ओके सो हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अब हम अपनी ये सी नोट्स वाली सीरीज़ को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें अपना नया टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेडिएशन फील्ड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेडिएशन फील्ड के बारे में बात करें तो इसमें क्या आ रहा है, अ सिंगल फोटोन बीम इज़ रेयरली यूज एक्सेप्ट द ट्यूमर इज सुपरफिशियल। तो क्या बोल रहे हैं कि जो ट्यूमर है अगर अपना सिर्फ सुपरफिशियल है तभी अपन सिंगल फोटोन बीम यूज़ करेंगे। मेजर बेसिकली जो अपने डीप सीटेड ट्यूमर्स होते हैं या फिर मेजरली हमारे 90% ट्यूमर डीप सीटेड ही होता है, 99% अपने ट्यूमर डीप सीटेड ही होता है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, रेडिएशन फील्ड्स के कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करता है। क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेबिलिटी फॉर रेडिएशन फील्ड थेरेपी, नो डोज डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द ट्यूमर वॉल्यूम इज यूनिफॉर्म। तो क्या बोल रहा है कि अपना जो क्राइटेरिया के मतलब अपन सिंगल फील्ड है ना थेरेपी का अपन इस्तेमाल करें तो इसका क्या है, जो डोज डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्यूमर वॉल्यूम का है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्या होना चाहिए, और ±5% की रेंज में होना चाहिए। मतलब अपना क्या है, जो डोज डिस्ट्रीब्यूशन है ट्यूमर को वो इक्वली मिलना चाहिए। द मैक्सिमम डोज इन द टिश्यू इन द बीम इज़ नॉट एक्सेसिव। तो अपने क्या हो रहा है, जो मैक्सिमम डोज है टिश्यूज़ की है ना टू द टिश्यूज़ इन द बीम इज़ नॉट एक्सेसिव। ठीक है, तो अगर मान लो जितनी डोज है उससे 110% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो अपने मैक्सिमम डोज है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल क्राइटेरिया स्टैंडर्ड इन द बीम इज़ नॉट डू नॉट रिसीव डोज बियॉन्ड टॉलरेंस। तो नॉर्मल क्रिटिकल जो ऑर्गन्स है ना जो अपने बीम में आ रहे हैं वो उनको क्या होने चाहिए, टॉलरेंस लिमिट से ज़्यादा की डोज नहीं पड़ना चाहिए या फिर टॉलरेंस के नियर भी नहीं पहुंचना चाहिए। या फिर अपने आते हैं सिंगल फील्ड। अगर अपन सिंगल फील्ड की बात करें तो अपने इसमें दो पार्ट आ जाता है, एक सिंगल फील्ड सुपरफिशियल एक्सरेज और एक सिंगल मेगा वोल्टेज बीम। तो इसमें क्या रहा है, सिंगल फील्ड सुपरफिशियल एक्सरेज। तो सिंगल फील्ड सुपरफिशियल एक्सरेज अपने किस काम में आता है, ट्रीटिंग स्किन कैंसर के काम में आता है। और सिंगल मेगा वोल्टेज बीम, तो सिंगल मेगा वोल्टेज बीम किस में काम में आती है, अपनी ट्रीटिंग सुप्रा क्लेविकल रीजन करने के लिए, इंटर मेमोरी नोड्स के लिए और स्पाइनल कॉर्ड मेटास्टेसिस। तो अपने तीन चीज़ों में सिंगल मेगा वोल्टेज बीम काम में आ रही है। अगर अपने सुप्रा क्लेविकुलर रीजन है मतलब क्लेविकल के ऊपर वाला रीजन है, मेमोरी नोड्स है अपने इंटरनल वाले, या फिर स्पाइनल कॉर्ड में मेटास्टेसिस है मतलब स्पाइनल कॉर्ड में कैंसर है। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मोस्ट ट्यूमर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर बीम्स इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सेप्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोज विद इन द ट्यूमर एंड सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज। तो क्या बोल रहा है कि अपन को ट्रीटमेंट करने के लिए ट्यूमर के लिए जो कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन किसका होना चाहिए था, 2 या 2 से ज़्यादा बीम्स का होना चाहिए था। ठीक है, ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द एक्सेप्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोज। तो इसके में जो डोज है वो एक्सेप्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा विद इन द ट्यूमर एंड सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। तो अगर मान लो जैसे मान लो ये है, और उसके ऊपर तुम अगर एक ही डोज को मतलब एक ही डायरेक्शन से दोगे तो यहाँ वाले जो टिश्यूज़ है उनके ऊपर ज़्यादा डोज पड़ेगी और यहाँ वाले टिश्यूज़ के ऊपर नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाले क्या होगी, डैमेज हो जाएंगे। लेकिन अगर अपन मान लो एक ही ट्यूमर है उसको यहाँ से भी दे देंगे है ना और यहाँ से भी दे देंगे तो क्या होगा, यहाँ वाले टिश्यूज़ को भी टॉलरेंस लिमिट में आ जाएगा, यहाँ वाले टिश्यूज़ भी टॉलरेंस लिमिट में आ जाएंगे। नॉर्मल टिश्यूज़ को कम से कम डोज पड़ेगी और यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर एक्सेसिव डोज आ जाएगी। रेडिएशन फील्ड में भी कॉम्बाइंड इन मैनी वेज। रेडिएशन फील्ड को अपन अलग अलग फील्ड कॉम्बिनेशन में काम कर सकते हैं। पहला होता है पैरेलल अपोजिट फील्ड्स। तो जब अपना पैरेलल अपोजिट फील्ड्स होता है तो उसका अगर पैरेलल अपोजिट फील्ड के बारे में बात करें तो इसमें जो कॉम्बिनेशन है दो फील्ड को इज अ पेयर ऑफ फील्ड डायरेक्टेड अलॉन्ग द सेम एक्सिस फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ द ट्रीटमेंट वॉल्यूम। तो जो अपना ट्रीटमेंट वॉल्यूम है उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो ये अपना टारगेट वॉल्यूम है तो यहाँ पर जो अपना जो डोज होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ये दोनों डायरेक्शन क्या अपोजिट है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। तो इसमें क्या आता है, ये पैरेलल मतलब एक ऐसा है तो दूसरा ऐसे जाएगा, तो ये पैरेलल अपोजिट फोल्ड होता है। द कंपोजिट आइसोडोज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द पेयर ऑफ पैरेलल अपोज्ड फील्ड। ठीक है, इसमें जो कंपोजिट आइसोडोज डिस्ट्रीब्यूशन है अपन आइसोडोज चार्ट बनाता है, अगर पेयर ऑफ अपोजिट फील्ड्स लेते हैं मे बी ऑब्टेन बाय एडिंग द डेप्थ डोज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच फील्ड। तो हर एक फील्ड में अपन डेप्थ डोज डिस्ट्रीब्यूशन डाल देते हैं, उससे अपन आइसोडोज कर्व को ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना डी मैक्स वाला है और ये अपना एस एस डी वाला है। ठीक है, तो ईच बीम इज वेटेड इन डोज यूज फॉर 100 एट द डेप्थ ऑफ डी मैक्स। ठीक है, तो इसमें अपन क्या है, जो डी मैक्स है वो कहाँ आ रहा है, 100 सेंटीमीटर डेप्थ पर आ रहा है। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना तो मैंने इसमें डिटेल का वीडियो बनाया हुआ है, तो आप FM खान को प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर दूसरा है SAD। तो SAD के अंदर क्या आ रहा है अपना
यहाँ पर तो अपने क्या आ रहा है, ये 100 सेंटीमीटर आइसोसेंट्रिक प्लेन, ठीक है। तो इसमें आइसोसेंट्रिक प्लेन में हर एक बीम को अपन ने 100 से वेटेड करा एट इट्स आइसोसेंटर, ठीक है। तो अपने यहाँ पर दो यहाँ पे क्या बोलते हैं अपने मैक्सी डी मैक्स बन गए, और यहाँ पे जो अपने टारगेट वॉल्यूम है उसको लीनियर आउट हो गया। फॉर एग्जाम्पल फॉर द SSD टेक्निक, अगर अपन SSD टेक्निक लिखते हैं तो बीम वेट रेफर टू द डोज डिलीवर टू द डी मैक्स। तो इसमें जो डोज होती है वो डी मैक्स के ऊपर डिलीवर करी जाती है। द मिनिमम डोज ऑफ द ट्यूमर इज़ 110 क्यूरी ग्रे। तो अपने जो मैक्सिमम डोज हो रही है ट्यूमर की वो कितनी जा रही है, 110 सेंटीग्रे। इफ़ 100 क्यूरी ग्रे आर डिलीवर एट द डेप्थ ऑफ डी मैक्स बाई ईच फील्ड। तो इसमें जो 100 सेंटीमीटर की है तो मिनिमम डोज में क्या 110 है, अगर 100 क्यूरी ग्रे के मतलब दोनों डेप्थ पे अपन 100 क्यूरी ग्रे को डाल रहे हैं डी मैक्स बाई ईच फील्ड। इफ़ द ट्यूमर डोज इज अप्लाई स्पेसिफाइड एट द आइसोडोज लेवल। तो अगर अपना जो ट्यूमर डोज है उसको अपन आइसोडोज लेवल पे स्पेसिफाइड कर दे तो अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डी मैक्स डोज कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट टाइम हर एक फील्ड का अपन जो ट्रीटमेंट टाइम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आता है फॉर द आइसोसेंट्रिक टेक्निक। अगर अपन आइसोसेंट्रिक के बारे में बात करें तो बीम वेट क्या होता है, रेफर टू द डोज डिलीवर टू द आइसोसेंटर। तो इसमें बीम वेट क्या होता है कि अपने आइसोसेंटर पे अपन ने कितनी बीम के डोज डिलीवर करी। द मिनिमम डोज टू द ट्यूमर इज़ 190 क्यूरी ग्रे। तो अपने क्या होता है जो अपने 190 क्या होती है मिनिमम डोज होती है 190 क्यू सेंटीग्रेड। तो ये अपनी क्या होती है मिनिमम डोज होती है। इफ़ ईच बीम विज डिलीवर टू द 100 सेंटीग्रेड टू इट्स आइसोसेंटर। तो क्या हो रहा है, अगर हर एक बीम अगर क्या 100 दे तो मतलब यहाँ से 100 जा रही है, यहाँ से 100 जा रही है, बीच में अपना आइसोसेंटर है, तो यहाँ पर लिमिट कितनी होनी चाहिए अपनी 190 तो होनी ही चाहिए। 190 सेंटीग्रेड अपनी नॉर्मल लिमिट होनी चाहिए। एडवांटेज ही क्या होते हैं, सिंप्लिसिटी नॉर्मल होती है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ सेटअप को अपन दोबारा बना सकते हैं, होमोजेनियस यूनिफॉर्म डोज टू द ट्यूमर। तो इसमें होमोजेनियस यूनिफॉर्म डोज आ जाती है, और इसमें लेस चांसेस होते हैं ज्योमेट्रिक मिस के, ठीक है। जो अपने नॉर्मल एंगल बीम के मुकाबले में जो ज्योमेट्रिक मिस होता है, मतलब कि अपन क्या यहीं और यहीं से डाल रहे हैं, मतलब अपोजिट साइड से डाल रहे हैं, तो ज्योमेट्रिक मिस होने की चांसेस बहुत कम हो जाता है। अगर अपन दो में से मान लो एक ऐसे और एक एंगल मिलाते हैं तो उसमें ज्योमेट्रिक मिस होने की चांसेस ज़्यादा होता है। डिसएडवांटेज क्या, एक्सेसिव डोज पड़ जाती है नॉर्मल टिश्यूज़ को, क्रिटिकल ऑर्गन्स। अगर मान लो ट्यूमर के ऊपर या नीचे यहाँ पर कोई क्रिटिकल ऑर्गन है या यहाँ पर कोई क्रिटिकल ऑर्गन और कोई तरीका ही नहीं है, तो क्रिटिकल्स ऑर्गन पे पड़ेगी और ये अफेक्ट हो जाएंगे। फैक्टर अफेक्टिंग पैरेलल अपोजिट फील्ड। तो कौन कौन से फैक्टर जो पैरेलल अपोजिट फील्ड को अफेक्ट करते हैं, तो पहले पेशेंट थिकनेस वर्सेस डोज यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। तो पेशेंट की थिकनेस और डोज की यूनिफॉर्मिटी क्या है वो पैरेलल अपोजिट फील्ड को अफेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या रहा है, द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द डोज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन द पेशेंट थिकनेस, बीम एनर्जी एंड बीम फ्लैटनेस। तो क्या बोल रहे हैं, जो डोज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है पेशेंट की थिकनेस के ऊपर, बीम की एनर्जी के ऊपर, बीम की फ्लैटनेस कितनी है। एज द पेशेंट थिकनेस इंक्रीज, अगर मान लो पेशेंट की थिकनेस इंक्रीज होती है, बीम एनर्जी डिक्रीज होती है, तो सेंट्रल एक्सिस मैक्सिमम डोज नियर द सरफेस, जो सेंट्रल एक्सिस है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज रिलेटिव टू द मिड पॉइंट डोज, ठीक है। तो सेंट्रल एक्सिस मैक्सिमम डोज है वो इंक्रीज हो जाएगी। हायर फॉर लोअर एनर्जी बीम्स देन हायर एनर्जी, मतलब क्या है, लोअर एनर्जी बीम के लिए सेंट्रल एक्सिस मैक्सिमम डोज ज़्यादा हो जाएगी और हायर एनर्जी इसके लिए कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर पेशेंट की थिकनेस के हिसाब से आप देख लो मैक्सिमम रेशियो अपना बढ़ता जा रहा है। द कर्व फॉर कोबाल्ट 60 and 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट शो दैट फॉर द पेशेंट ऑफ हिज थिकनेस पैरेलल अपोजिट फील्ड वुड गिव राइज टू द एक्सेसिवली हायर डोज टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। अगर अपन जो कोबाल्ट 60 का जो कर्व है और 4 मेगा वोल्ट का जो कर्व है, ये क्या बता रहा है कि जो पेशेंट अगर इतनी थिकनेस पे आ रहा है तो पैरेलल अपोजिट फील्ड वुड गिव राइज टू द एक्सेसिवली हाई डोज। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पैरेलल अपोजिट फील्ड है वो यहाँ पर इनको क्या मिलेगी, डोज बहुत ज़्यादा मिलेगी टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू कंपेयर टू द ट्यूमर डोज एट अ मिड पॉइंट। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू के अलावा जो अपने मिड पॉइंट है उस पर ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। ये कोबाल्ट 60 देखो, ये देखो ये सबक्यूटेनियस रीजन है और ये अपना मिड पॉइंट रीजन है। तो ये जो सबक्यूटेनियस वाला जो रीजन है यहाँ पर अपनी के पेशेंट की डोज ज़्यादा पड़ रही है। एज द एनर्जी इज इंक्रीज टू द 10 मेगा वोल्ट द डिस्ट्रीब्यूशन बिकम ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। तो अगर मान लो एनर्जी को अपन इंक्रीज कर देता है टू द 10 मेगा वोल्ट तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो जाता है। 25 मेगा वोल्ट की बात करें तो इसकी वजह से क्या होता है, इट शो सिग्निफिकेंट स्पेयरिंग ऑफ द सुपरफिशियल टिश्यू रिलेटिव टू द, अगर 25 मेगा वोल्ट की बात करें तो उसमें स्पेयरिंग जो सुपरफिशियल टिश्यू है उसका स्पेयरिंग इफेक्ट दिखने लग जाता है
related to the midline string. The following data are useful in choosing the appropriate beam energy of the given patient thickness. ठीक है, तो ये अपना कुछ ऐसी टेबल दे रखी है, तो ये अपना बता रहा है कि पेशेंट थिकनेस 15 सेंटीमीटर से लेस है तो बीम एनर्जी कोबाल्ट 60 या 4 से 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ कर सकता है, जो कि अपना किस में काम में आता है, हेड एंड नेक एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है, जो अपनी अपर एक्सट्रीमिटी वगैरह का आती है उसके अंदर आ जाता है। थोरैक्स, अच्छा, हेड एंड नेक और एक्सट्रीमिटी मतलब अपनी अपर और लोअर, ठीक है, दोनों अपने हाथ पैर और इनमें काम में आ जाता है। अगर अपना 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा है पेशेंट थिकनेस तो उसमें जो बीम एनर्जी होती है वो अपन 10 मेगा वोल्ट से ज़्यादा ले लेता है। इसमें काम में आता है थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस। टू स्पेयर द नॉर्मल सबक्यूटेनियस टिश्यू, तो अपन को अगर मान लो नॉर्मल सबक्यूटेनियस टिश्यू को स्पेयर करना है, मतलब इसको मतलब उन पर डोज को कम करना है, तो एनर्जी अपन को बढ़ानी होगी। एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो मैक्सिमम रेशियो कम होगा, जो कि स्किन स्पेयरिंग से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एज इफेक्ट, एज इफेक्ट का मतलब होता है लेटरल टिश्यू डैमेज, मतलब साइड से टिश्यू डैमेज कितना हो रहा है। व्हेन ट्रीटिंग मल्टीपल बीम्स द क्वेश्चन अराइज व्हेन वी शुड ट्रीट वन फील्ड और फॉर अ डे और ऑल फील्ड्स फॉर, मतलब अगर मान लो ये है तो अगर मान लो एक दिन में ये डाल रहे, दूसरे दिन में ये डाल रहे, फिर तीसरे दिन में डाल रहे, ये सब एक साथ करना चाहिए या फिर एक एक मतलब हर एक दिन करना चाहिए। फॉर पैरेलल अपोजिट बीम रिटेक व्हेन वन फील्ड पर डे प्रोड्यूस ग्रेटर बायोलॉजिकल डैमेज टू द नॉर्मल सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो उसका आंसर यही आता है कि भाई जो अगर अपन एक फील्ड मतलब हर दिन अगर अपन एक एक फील्ड से डालते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बायोलॉजिकल डैमेज है नॉर्मल सबक्यूटेनियस टिश्यू का वो ज़्यादा होगा। देन ट्रीटिंग विद 2 फील्ड्स पर डे, अगर अपन 2 फील्ड्स को अगर डालते हैं या एक फील्ड में अलग अलग दिन डालते तो उसकी वजह से जो अलग अलग दिन वाला है उसके अंदर बायोलॉजिकल डैमेज ज़्यादा होगा। द बायोलॉजिकल इफेक्ट इन नॉर्मल टिश्यू इज ग्रेटर इफ़ इट रिसीव अल्टरनेटिंग हाई ऑन लो डोसेज फ्रैक्शन। तो ये क्या बोल रहा है, जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो नॉर्मल टिश्यूज़ का ज़्यादा होगा अगर उसको मतलब ज़्यादा और कम मतलब अल्टरनेटिंग हाई और लो डोसेज फ्रैक्शन मिलते हैं कंपेयर टू द इक्वल बट मीडियम साइज डोज फ्रैक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रीटिंग बोथ फील्ड्स डेली। बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, मतलब उसका ज़्यादा होगा अगर उसको अल्टरनेटिव हाई और लो डोसेज मिलता है फ्रैक्शन में कंपेयर विद द इक्वल बट मीडियम साइज डोसेज फ्रैक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रीटिंग बोथ फील्ड डेली। तो उसको अगर मान लो एक एक अपन डोज ज़्यादा दे रहे हैं, एक बार डोज कम दे रहे हैं, तो उसके मुकाबले में अगर 2 अपन मीडियम डोज देते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें बायोलॉजिकल डैमेज कम होगा। द फिनोमिना इज कॉल्ड एज इफेक्ट और कॉल्ड लेटरल टिश्यू डैमेज। तो इसको अपन क्या कहते हैं, लेटरल डैमेज या फिर एज इफेक्ट भी कहते हैं। द प्रॉब्लम बिकम मोर सीवियर व्हेन लार्जर थिकनेस, अगर मान लो अगर पेशेंट की थिकनेस 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और उसको अपन एक फील्ड पर डे से दे रहा है तो उसकी वजह से लोअर एनर्जी 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर अपन एक कर रहे हैं तो ये बायोलॉजिकल डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एज इफेक्ट डिपेंड करता है सेल सर्वाइवल कर्व के ऊपर और दूसरा टाइम डोज फ्रैक्शन। सेल सर्वाइवल कर्व की मतलब कितनी रेडिएशन पे सेल सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। और फिर आता है अपना इंटीग्रल डोज। इंटीग्रल डोज क्या होता है, ये क्या होता है कि जितनी एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी टोटल ट्रीटेड वॉल्यूम के अंदर कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, ये अपना काम किस काम में आता है, टू कंपेयर डोज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट बीम क्वालिटीज़, अलग अलग बीम क्वालिटीज़ पर डोज डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करने के लिए। फार्मूला क्या होता है, अगर मास ऑफ टिश्यू को कोई सफिशिएंट यूनिफॉर्म डोज मिल रही है तो इंट्रिकल डोज क्या होगा, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डोज, ठीक है। तो इंट्रिकल डोज प्रोडक्ट होगा मास एंड टू डोज का। बट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस द एब्जॉर्ब डोज इन टिश्यू इज़ नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो एब्जॉर्ब डोज क्या होती है, टिश्यू की नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फार्मूलाज रिक्वायर्ड होता है अगर कैलकुलेट करने के लिए। तो ये इसमें पूरी इक्वेशन थी, इसको आप अगर आपको सीखना है कैसे है तो मैंने इसका वीडियो भी बना रखा है, ट्रीटमेंट प्लानिंग वाले, आप FM खान की वीडियो के अंदर जा सकते हैं। तो उसमें इंट्रिकल डोज है, इंट्रिकल डोज इक्वल्स टू क्या आता है 1.44। डी नॉट, डी क्या होता है कि सेंट्रल एक्सिस पे पीक डोज क्या आ रहा है, और इसमें ए क्या होता है अपना ज्योमेट्रिक एरिया फील्ड का। डी अपना क्या होता है, टोटल थिकनेस होती है पेशेंट के अलोंग द पाथ ऑफ द बीम, और 1 और एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं अपन 0.693 डी अपॉन डी हाफ, ठीक है। तो डी हाफ क्या होती है 50% डेप्थ डोज होती है। तो ये फॉर्मूले को आपको याद करना होगा क्योंकि ये एग्जाम में अपने आ सकता है। यूनिट होती है इसकी किलोग्राम ग्रे, या इसको अपन केजी ग्रे भी या फिर केजी रेड भी लेते हैं, या फिर अपन इसकी दूसरी यूनिट जूल भी ले सकते हैं। तो एक ग्रे क्या होता है, 1 जूल पर केजी के हिसाब से होता है। इंट्रिकल डोज अपॉन बीम एनर्जी का ग्राफ ले तो ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हायर द फोटोन एनर्जी ज़्यादा होगी तो इंट्रिकल डोज कम हो जाएगा। इंट्रिकल डोज इज फंक्शन ऑफ फोटोन बीम एनर्जी, ठीक है। तो
द प्रोबेबिलिटी ऑफ डैमेज टू द नॉर्मल टिश्यू इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंट्रिकल डोज। तो ये क्या बोल रहा है कि जो नॉर्मल टिश्यू के डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी अगर अपन इंक्रीज इंट्रिकल डोज को कर देते हैं। तो इंट्रिकल डोज बढ़ने पे क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी मतलब नॉर्मल टिश्यू के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएगी। इट प्रोवाइड द क्वालिटेटिव गाइडलाइन फॉर ट्रीटमेंट प्लानिंग ऑफ सिलेक्टिवली बीम एनर्जी फील्ड साइज एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द फील्ड। ये क्या प्रोवाइड कराता है कि क्वालिटेटिव गाइडलाइन प्रोवाइड करवाता है जिसमें अपन ट्रीटमेंट प्लानिंग फॉर सिलेक्टिव बीम एनर्जी, तो ये अपना क्वालिटेटिव गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है जिसमें अपन जो सिलेक्टिंग मतलब बीम एनर्जी का कौन सी सिलेक्टिंग करनी है, फील्ड का साइज क्या करना है और फील्ड की मल्टीप्लिसिटी क्या करनी है, तो इसके लिए भी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। विच शुड कीप द इंट्रिकल डोज टू द मिनिमम सो दैट ट्यूमर इज एडिक्वेटली इरेडिएटेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डैमेज टू द नॉर्मल टिश्यूज आर रिड्यूस। तो अपन को इस टाइप से करना चाहिए, जो इंट्रिकल डोज है वो उसको मिनिमम रखना चाहिए, तो अपना जो ट्यूमर है वो एडिक्वेटली मतलब उसको इक्वल रेडिएशन पड़ जाए और प्रोबेबिलिटी जो है नॉर्मल क्रिटिकल ऑर्गन को डैमेज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाए। फिर आता है अपने वहाँ मल्टीपल फील्ड क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल फील्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिलीवर मैक्सिमम यूनिफॉर्म डोज टू द ट्यूमर। तो इसका क्या होता है कि इसमें अपन मैक्सिमम यूनिफॉर्म डोज को किसको दे देते हैं, ट्यूमर को दे देते हैं। और दूसरा क्या होता है कि अपन जो नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यूज़ है, नॉर्मल जो क्रिटिकल ऑर्गन्स है या फिर जो अपने नॉर्मल टिश्यूज़ है उनको कम से कम डोज मिले या फिर उनको डोज हाँ मतलब कम ही मिले। यूजफुल स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या है, यूजफुल स्ट्रेटजीज क्या है इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, यूजिंग फील्ड ऑफ एप्रोप्रिएट साइज। अपन को फील्ड क्या है, एक एप्रोप्रिएट साइज का यूज़ करना पड़ेगा। और दूसरा क्या, अपन नंबर ऑफ फील्ड्स को इंक्रीज कर दे। तीसरा अपन बीम की डायरेक्शन को सिलेक्ट कर ले, ठीक है, एप्रोप्रिएट बीम डायरेक्शन को। दूसरा एडजस्टिंग बीम विथ, अपन बीम की जो वेट है डोज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हर एक फील्ड के ऊपर कितना बीम मतलब कितना डोज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको क्या करें, एडजस्ट कर ले, ठीक है। पहले अपन फील्ड एप्रोप्रिएट साइज का ले लिया, दूसरा अपन नंबर ऑफ फील्ड को इंक्रीज कर लिया, अपन ने बीम की डायरेक्शन को सिलेक्ट कर लिया, दूसरा हर एक फील्ड में अपन ने जितना डोज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको एडजस्ट कर लिया। फिर अपन ने हर एक बीम की एनर्जी को एप्रोप्रिएट मतलब एक एडजस्टेबल अमाउंट में यूज़ करा। और दूसरा यूजिंग बीम मॉडिफाइड, अपन ने वेज फिल्टर टिश्यू कंपेंसेटर इन सब का यूज़ करा। तो इसी से अपन मल्टीपल फील्ड का टेक्निक मतलब अचीव कर सकते हैं। इन मल्टीपल फील्ड द बीम एंटर द पेशेंट फ्रॉम वेरियस डायरेक्शन, ठीक है। तो जो मल्टीपल फील्ड्स में क्या होता है, बीम पेशेंट के अलग अलग डायरेक्शन से आता है, ऑलवेज डायरेक्टेड एट द ट्यूमर। तो ये क्या होता है, हमेशा ट्यूमर की तरफ ही डायरेक्टेड होता है। थस बाय यूजिंग मल्टीपल फील्ड्स द रेशियो ऑफ ट्यूमर डोज टू द नॉर्मल टिश्यू डोज इज इंक्रीज, ठीक है। तो अपन मल्टीपल फील्ड का लेने से जो ट्यूमर डोज और नॉर्मल टिश्यूज़ के बीच में जो रेशियो है वो अपन इंक्रीज कर सकते हैं। पहला है, अगर अपन दो पैरेलल अपोजिट फील्ड्स लेते हैं, मतलब एक एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक राइट टू लेफ्ट, अगर अपन दो पैरेलल अपोजिट फील्ड लेते हैं या फिर अपन इसको क्रॉस में भी कर सकते हैं ना। और मान लो इधर अपर और लोअर अगर अपन मान लो क्रिटिकल ऑर्गन से, तो अपन इसको क्रॉस में भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर अपन अपोजिट फील्ड अगर अपना 90 डिग्री पे लेते हैं तो उसमें हेड एंड नेक का केस लेते हैं ना, और इसमें दो अपोजिंग फील्ड को अपन 120 डिग्री पे ले रहे हैं तो अपना ब्रेन का लेते हैं। थ्री फील्ड टेक्निक अपना हायर मिड लाइन डोज है, ठीक है, इसमें अपन मिड लाइन डोज को ज़्यादा देता है। रिडक्शन ऑफ डोज टू द सबक्यूटेनस टिश्यू एंड नॉर्मल टिश्यूज़, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबक्यूटेनस टिश्यू नॉर्मल टिश्यूज़ के बीच में रिडक्शन हो जाता है। मल्टीपल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्यूमर डोज के और नॉर्मल टिश्यूज़ के रेशियो के बराबर नहीं। मल्टीपल फील्ड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है ट्यूमर के डोज पे। जितने ज़्यादा मल्टीपल फील्ड होंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, ट्यूमर के ऊपर डोज पड़ेगी। तो ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर, यहाँ पे नॉर्मल टिश्यूज़ है, यहाँ पे रुके रह गए, ठीक है। तो मैंने एक एंटीरियर टू पोस्टीरियर दिया, एक लेफ्ट और एंटीरियर के बीच में से गया, एक राइट और एंटीरियर के बीच में से गया। वन एंटीरियर टू पोस्टीरियर ऑब्लिक विथ 45 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है। तो इसमें एक एंटीरियर दो पोस्टीरियर ऑब्लिक यूज़ करते हैं जो कि 45 डिग्री का, मतलब ये 45 और ये 45। एग्जाम्पल ईसोफेगस। लिमिटेशन क्लिनिकल है और टेक्निकल है। सर्टेन बीम एंगल्स आर प्रोहिबिटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रिटिकल ऑर्गन इन दोज डायरेक्शन। तो क्या होता है, कुछ बीम एंगल्स इसके अंदर प्रोहिबिटेड है। क्यों प्रोहिबिटेड है, क्योंकि इसके अंदर क्या क्रिटिकल्स ऑर्गन आ रहे हैं, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन। सेटअप एक्यूरेसी ऑफ द ट्रीटमेंट इज नॉट बेटर देन पैरेलल अपोजिट फील्ड। तो क्या इसकी जो सेटअप ट्रीटमेंट है ये बेटर नहीं है फॉर द पैरेलल अपोजिट फील्ड।
ओके। फिर आता है अपना आइसोसेंट्रिक टेक्निक। आइसोसेंट्रिक टेक्निक के अंदर आते हैं अपने पास, ठीक है। तो अभी अपन कहाँ थे, हम आ गए थे हम आ गए थे हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स, तो नहीं, हम आ गए थे, हाँ, ये मल्टीपल फील्ड्स के बारे में अपन ने बात कर ली थी। और फिर अपन आइसोसेंट्रिक टेक्निक के ऊपर आ गए थे, ठीक है। तो आइसोसेंट्रिक टेक्निक के अंदर अपन बात करें तो आइसोसेंट्रिक टेक्निक में क्या आ जाता है, जो अपना सोर्स ऑफ रेडिएशन है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, ठीक है। गैंट्री ऑफ द मशीन इज कैपेबल फॉर रोटेटिंग थ्रू द 360 डिग्री विद द कॉलिमेटर एक्सिस मूविंग इन अ वर्टिकल प्लेन। तो जो अपनी गैंट्री है मशीन की, ये क्या है, ये कैपेबल है रोटेटिंग करने के कितने 360 डिग्री विद द कॉलिमेटर अराइज एक्सिस इन अ वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो पहले नॉर्मल वाली तो क्या है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कर सकती है, लेकिन ये क्या पूरा 360 डिग्री का रोटेशन कर सकती है। स्टेशनरी बीम्स, द आइसोसेंट्रिक टेक्निक ऑफ रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ प्लेइंग द आइसोसेंटर ऑफ द मशीन एट अ डेप्थ विद इन द पेशेंट एंड डायरेक्टिंग द बीम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें आइसोसेंट्रिक टेक्निक जो होती है वो क्या होती है, ये कैसे बनी होती है, बाय प्लेसिंग द आइसोसेंटर। ये जो अपनी मशीन बनी होती है, ये बनी होती है बाय प्लेसिंग द आइसोसेंटर ऑफ द मशीन एट अ डेप्थ विद इन द पेशेंट एंड डायरेक्टिंग द बीम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो है ना, आइसोसेंटर मशीन के ऊपर रखता है, एक डेप्थ पे होता है और अलग अलग डायरेक्शन से मशीन क्या करती है, डोज देती है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम द आइसोसेंटर एसडी रिमेन कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द बीम डायरेक्शन। तो ये क्या बोल रहा है, जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सोर्स टू द आइसोसेंटर, ये क्या होता है, एसडी कांस्टेंट होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द बीम डायरेक्शन, मतलब बीम की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता और ये हमेशा कांस्टेंट होता है। हाउएवर एसएसडी में चेंज डिपेंडिंग ऑन द बीम डायरेक्शन एंड शेप ऑफ द पेशेंट काउंटर, मतलब ये एसएसडी को अपन चेंज भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है पेशेंट की डायरेक्शन के ऊपर या पेशेंट का काउंटर का शेप क्या है। फॉर एनी बीम डायरेक्शन द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज वेरी। तो एसएसडी जो होता है वो अपना एसएसडी माइनस डी के बराबर होता है, जिसमें डी क्या होता है, डेप्थ ऑफ द आइसोसेंटर फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। और इसके बाद में ऑल्सो द टेक्निक फॉर विच एस एस डी कैन बी कैरिड आउट। बाकी का अगर आपको पढ़ना है तो ये FM खान का मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आपको उसके अंदर देख सकते हो और इसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी कर सकते हो। ये अभी अपना सिर्फ शॉर्ट नोट्स की सीरीज़ ही चल रही है। फिर अपना क्या एडवांटेज क्या है, इसमें मल्टीपल फील्ड 3 और मोर कैन बी ट्रीटेड ईजिली व्हेन ऑल द फील्ड्स आर ट्रीटेड विद सेम डे, ठीक है। अगर अपन ना मल्टीपल फील्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जब अगर अपन सारे फील्ड्स को एक ही दिन में करें। इट राइज प्राइमरली ऑन द एक्यूरेसी ऑफ मशीन आइसोसेंट्रिकली एंड नॉट ऑन द स्किन मार्क्स, ठीक है। जो ये किस पे डिपेंड करता है, मेनली ऑन द एक्यूरेसी ऑफ मशीन की, भाई मशीन की एक्यूरेसी क्या है, ना कि स्किन के ऊपर मार्क्स कितने हैं। रोटेशन थेरेपी क्या है, एक स्पेशल केस है आइसोसेंट्रिक टेक्निक का। इसमें जो बीम होती है वो कंटिन्यूसली मूव करती है अराउंड द पेशेंट और पेशेंट क्या होती है, रोटेट होता है वेल द बीम इज हेल्ड फिक्स, मतलब बीम तो अपनी फिक्स होती है, पेशेंट क्या होता है, रोटेट कर रहा होता है। तो अपनी जो रोटेशन थेरेपी बेस्ट कब सूटेड होती है, जब अपनी एक तो स्मॉल हो और दूसरा क्या हो, डीप सीटेड ट्यूमर हो, मतलब अपना छोटा और डीप सीटेड ट्यूमर हो। ट्यूमर इज कन्फाइंडेड टू द रीजन ऑफ एक्सटेंडिंग नॉट मोर देन हाफ वे ऑफ द सेंटर ऑफ काउंटर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जो अपना सेंटर काउंटर क्रॉस सेक्शन का जो सेंटर है वहाँ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर काउंटर क्रॉस सेक्शन। और रोटेशन थेरेपी इज़ नॉट इंडिकेटेड अनेबल इफ़, ठीक है। अगर अपना जो रोटेशन थेरेपी है वो नहीं कर सकते अगर अपना वॉल्यूम इरेडिएशन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, एक्सटर्नल सरफेस डिफर कर रहा है फ्रॉम अ सिलेंडर और ट्यूमर अपना क्या है, टू फार ऑफ फ्रॉम द सेंटर है। एग्जाम्पल ईसोफेगस के अंदर अपन 3 फील्ड यूज़ करते हैं, प्रोस्टेट ब्लैडर सर्विक्स के अंदर 4 फील्ड, ब्रेन के अंदर 2 या 3 फील्ड विथ वेजेस और डिपेंडिंग ऑन द साइज और लोकेशन ऑफ ट्यूमर ब्रेन में। डोज रेट ऑफ आइसोसेंटर इज गिवन में, मतलब जो डोज रेट आइसोसेंटर का कब कैसे दिया हुआ होता है, तो ये अपना जो आइसोसेंटर वाला होता है वो रेफरेंस पॉइंट इनटू टी का मतलब होता है एवरेज TPR या TMR, ठीक है। डी आइसो होता है डोज रेट आइसोसेंटर, डी ऑफ रेफरेंस होता है रेफरेंस डोज रेट रिलेटेड टू टी, और ये होता है अपना एवरेज TPR या टिश्यू मैक्सिमम रेशियो, tissue percentage ratio, tissue maximum ratio. Tissue, if the TMR is used, T reference is the Dmax dose rate for the given field size at SSD। अब ये कैसे आएगी आपको FM खान के अंदर इक्वेशन मैंने समझा रखी है, तो आप उसमें से पढ़ सकते हो। डी आइसो इज इक्वल टू D0 मल्टीप्लाई बाय SC इंटू SP इंटू TMR।
तो जो डी नॉट होता है वो अपना क्या होता है, डोज रेट होता है 10/10 सेंटीमीटर फील्ड का। डी नॉट क्या होता है ना, MU रेट होता है फॉर द 10/10 सेंटीमीटर एट इट्स आइसो सेंटर। इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये अपना आइसो कहलाएगा और ये अपना डी नॉट कहलाएगा। SC अपना एक कॉलीमीटर स्कैटर फैक्टर और SP अपना फैंटम स्कैटर फैक्टर। नंबर ऑफ MU यूनिट, नंबर ऑफ मेडिकल यूनिट्स क्या होती है अपना डी नॉट इजिकल टू TT। इसके आगे का अगर अपन को पढ़ना है वो FM खान में से आप पढ़ सकते हो। इन आर थेरेपी वेन एवर द ऑब्लिक फील्ड आर डायरेक्टेड थ्रू वन साइड ऑफ द पेशेंट, अगर अपन जो ऑब्लिक फील्ड है ये अपन एक साइड ऑफ पेशेंट को, मतलब एक ही साइड से अगर अपन देते हैं तो इसका एम क्या होना चाहिए, इट शुड बी एम फॉर द सुटेबल डिस्टेंस बियॉन्ड द ट्यूमर एरिया। उसका क्या होता है, सुटेबल डिस्टेंस बियॉन्ड द ट्यूमर एरिया, मतलब ट्यूमर एरिया के बाद में एक सुटेबल डिस्टेंस पे काम करता है। एडवांटेजेस ओवर स्टेशनरी बीम्स, तो इस स्टेशनरी बीम्स का एडवांटेज क्या है, तो इसके अंदर एक तो सिंपल सेटअप प्रोसीजर है, दूसरा अटेंशन इज कंसंट्रेटेड ऑन द ट्यूमर रेदर देन ऑन इट्स स्किन। तो अपना जिसमें अटेंशन है वो क्या होगा, ट्यूमर के ऊपर कंसंट्रेटेड होगा रेदर देन स्किन। तो ये अपना रोटेशन बीम का स्टेशनरी बीम्स के ऊपर क्या है एडवांटेज है। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्यूमर डोज इज ऑप्टिमल, तो इसमें जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है ट्यूमर डोज का ये ऑप्टिमल होगा। हर एक ट्रीटमेंट सेशन में यूनिफॉर्म डोज डिलीवर होगी। नो अनवांटेड हाई एनर्जी डोज, तो उसको इसमें ज़्यादा एनर्जी डोज नहीं मिलेगी। और इसमें क्या जो स्किन एंट्रेंस एरिया है वो अवेलेबल ज़्यादा रहेगा, ठीक है। वेज फिल टेक्निक, वेज फिल टेक्निक के अंदर क्या बात करें, अगर अपन रिलेटिवली सुपरफिशियल ट्यूमर्स को लेकर चलते हैं विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम सरफेस टू द डेप्थ ऑफ सेवरल सेंटीमीटर कैन बी रेटेड बाय द टू वेज बीम डायरेक्टेड अलोंग द सेम साइड ऑफ द पेशेंट। तो इसके अंदर जो अपना रिलेटिवली सुपरफिशियल ट्यूमर है जो कि अपन सरफेस से डेप्थ मतलब कुछ सेंटीमीटर तक तो अपन क्या दो वेज बीम्स जो कि सेम साइड है पेशेंट, मतलब पेशेंट की सेम साइड से अपन दो वेज बीम का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, वहाँ से रेडिएटेड होती है। नंबर ऑफ बीम विथ नो वेज, इसका अपना डायग्राम पेज नंबर 187 FM खान के ऊपर बना हुआ है, देखते हैं इसके अंदर पेज नंबर 187 पे बना हुआ है। पेज नंबर 187 देखो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा रखी है पहले भी। पेज नंबर 187, ठीक है। तो ये अपना, हाँ ये रहा। तो देखो ये अपना क्या हो रहा है, बीम वेज की वजह से क्या हो रहा है, ये अपना जो विदाउट वेज और विथ वेज की वजह से अपनी जो लाइन ज्वाइनिंग वाली हो रही है ना, ये चीज़ में समझा रखा है। तो ये बता रखा है कि अपन बीम विथ नो वेज इन द बीम डोज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा अलोंग द रीजन ऑफ ओवरलैप। देखो एक में विदाउट वेज हो रहा है और एक में विथ वेज हो रहा है, तो इसमें क्या हो रही है, लाइन्स ओवरलैप हो रही है, इसमें लाइन्स ओवरलैप नहीं हो रही, यही चीज़ बता रहा है, ठीक है। देखो ओवरलैप, इसमें ओवरलैप नहीं हो रही। और फिर अगर अपन इसमें बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, बीम विथ नो वेज इन द बीम डोज डिस्ट्रीब्यूशन कॉट नॉन यूनिफॉर्म। तो अपना जो रीजन ऑफ ओवरलैप है वहाँ पे डोज क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। रिजल्ट क्या होगा, डोज क्या होगी, हायर होगी इन सुपरफिशियल रीजन और लेसर डोज होगी अपनी डीपर एरियाज पे। अगर अपन विथ वेज इंसर्टेड, अगर अपन ने बीम में क्या वेज इंसर्टेड कर लिया तो इसकी वजह से क्या होगा, थिक एंड एडजेसेंट, मतलब क्या होगा, अगर अपने थिक एंड है वो एक दूसरे के एडजेसेंट हो गया, मतलब ये जो थिक एंड है वो एक दूसरे के अपने एडजेसेंट होंगे, ठीक है। और फिर अपना क्या होगा, रिलेटिवली यूनिफॉर्म डोज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और तीसरा क्या है अपना रिड्यूस सुपरफिशियल रीजन, ठीक है। अपना जो डोज है वो सुपरफिशियल रीजन में डोज रिड्यूस हो जाएगी रिलेटिव टू द डीपर रीजन। दूसरा डोज ग्रेडियंट ऑफ द ओवरलैप रीजन इज मिनिमाइज, तो अपना जो डोज ग्रेडियंट है किसी ओवरलैप रीजन में क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो और एडवांटेज क्या है इसमें, जो डोज फॉल ऑफ है वो ओवरलैप रीजन या प्लेट्यू रीजन में मतलब फॉल ऑफ कर जाएगी, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग रीजन या फ्लैट्यू रीजन यहाँ पे डोज क्या हो गई, फॉल ऑफ कर गई, ठीक है। ये चीज़ बता रखा है।
पैरामीटर दैट अफेक्ट द प्लेट्यू रीजन इज टर्म्स ऑफ डेप्थ, शेप एंड डोज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अपना डेप्थ से शेप और डोज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ऐसे पैरामीटर थे जो कि डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है वेज एंगल, जिसको अपन थीटा से डिनोट करते हैं, हिंज एंगल फाई से और सेपरेशन एस से। तो फॉर्मूला बना हुआ है थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई इज इक्वल टू बना है 90 माइनस 5/2। थीटा इज इक्वल्स टू हो सकता है, हाँ अच्छा हिंज एंगल फाई है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5/2। दिस प्रोवाइड द मोस्ट, देखो ये जो दो एंगल्स आ रहे बीच का एंगल फाई कहलाता है, ठीक है। दिस इक्वेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट गिवन हिंज एंगल द वेज एंगल कंप्लीट। इसके आगे शुड बी सच दैट आइसोडोस कर्व फ्रॉम ईच फील्ड है पैरेलल टू द बाइसेक्टर टू द हिंज एंगल, ठीक है। तो अपना जो आइसोडोस कर्व है ईच फील्ड का, ये क्या होता है हिंज एंगल के बाइसेक्टर, मतलब पैरेलल होना चाहिए और बाइसेक्ट करते हुए होना चाहिए। अंडर दिस कंडीशन में द आइसोडोस कर्व्स आर कंबाइंड, रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। अगर ऐसी कंडीशन में अपन करते हैं तो रिजल्टेंट डोज क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म आ जाता है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर अपना ये दोनों करने पर यहाँ पर क्या आ गया, यूनिफॉर्म डोज डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया अपना। और फिर आता है अपना इन प्रैक्टिस द काउंटर आर यूजली कर्व और इरेगुलर इन शेप एंड थस मॉडिफाइड आइसोडोस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेज बीम। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जो काउंटर्स होते हैं वो अपने या तो कर्व होते हैं या इरेगुलर होते हैं शेप में। तो ये क्या होता है, आइसोडोस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द वेज बीम ये क्या करता है, मॉडिफाइड कर देता है। आइसोडोस कर्व फॉर द इंडिविजुअल फील्ड आर नो लॉन्गर पैरेलल। तो इससे क्या बोल रहा है, जो आइसोडोस कर्व है फॉर द इंडिविजुअल फील्ड, हर एक इंडिविजुअल फील्ड के लिए जो आइसोडोस कर्व है ये लंबे पैरेलल नहीं होते, और क्या होते हैं मतलब पैरेलल नहीं होते हिंज एंगल के बाइसेक्टर के मुकाबले में, है ना। तो कर्व यही बता रहे हैं। गिव राइज टू द नॉन यूनिफॉर्म डोज, इस वजह से नॉन यूनिफॉर्म डोज रीजन आता है इन द ओवरलैप रीजन, ठीक है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग कंपेंसेटर। तो ये जो ओवरलैपिंग वाले जो प्रॉब्लम है, जो नॉन यूनिफॉर्म डोज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ओवरलैपिंग में, इसको अपन कैसे कम कर सकते हैं, बाय यूजिंग कंपेंसेटर। कंपेंसेटर क्या करता है, ये क्या है, स्किन सरफेस इफेक्टिवली फ्लैट, ये क्या करता है, जो अपने स्किन सरफेस है उसको फ्लैट बना देता है और परपेंडिकुलर बना देता है बीम के। फिर ये क्या करता है, बाय मॉडिफाई द वेज एंगल। दूसरा क्या करता है, हम वेज एंगल को मॉडिफाइड कर देता है। वेज एंगल को मॉडिफाइड करने से तो क्या होगा, वो पार्ट ऑफ वेज एंगल क्या मतलब वेज एंगल को मॉडिफाइड करने के लिए वो क्या करेगा, कंपेंसेटर की तरह एक्ट करेगा और क्या करेगा, ट्रू वेज फिल्टर की तरह काम करेगा। दिस मेक द आइसोडोस कर्व पैरेलल टू द हिंज एंगल बाइसेक्टर। ये क्या करेगा, आइसोडोस कर्व को हिंज एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर कर देगा और ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म डोज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरलैपिंग रीजन में दे देगा। तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5/2, जिससे ये इक्वेशन सजेस्ट कर दिया हर एक एंगल पे हमारे को डिफरेंट वेज एंगल देना पड़ता है। तो इन प्रैक्टिस में सिलेक्टेड वेज एंगल्स 15 डिग्री 45 60 कोई अपन यूज़ करते हैं ना। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ हिंज एंगल्स। यूनिफॉर्मिटी ऑफ द डोज डिस्ट्रीब्यूशन, डोज डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो इसमें अपना वेज पेयर टेक्निक आता है। वेज पेयर टेक्निक का अपन यूज़ कर सकते हैं, अपना ट्यूमर स्मॉल हो, अपना ट्यूमर सुपरफिशियल हो, मतलब अपना स्किन के ऊपर ट्यूमर हो, है ना। और अपना क्या हो, हाई डोज रेडिएशन हॉट स्पॉट, जो अपना जो हाई रेडिएशन वाला डोज है वो क्या होना चाहिए, +10% ऑफ द ट्रीटमेंट वॉल्यूम, मतलब वो ट्रीटमेंट वॉल्यूम के अंदर +10% तक का होना चाहिए। These hot spots are accumulate over thin end of the wedges and magnitude increase with the field size and wedge angle। तो क्या हो रहा है, ये जो अपने हॉट स्पॉट्स है, तो ये हॉट स्पॉट्स क्या होता है, एक मिनट, ठीक है इसको एक बार छोड़ ही देते हैं। तो ये जो अपना होता है हॉट स्पॉट्स, ये क्या करते हैं, ये थिन एंड ऑफ द वेजेस के होता है और इनका मैग्नीट्यूड इंक्रीज भी होता है विद द फील्ड साइज एंड वेज एंगल। तो इस इफेक्ट इज रिलेटिव टू द डिफरेंशियल एचुनेशन ऑफ द बीम अंडर थिक एंड रिलेटिव टू द थिन एंड। इसके ये जो इफेक्ट होता है वो रिलेटेड होता है डिफरेंशियल एचुनेशन बीम का, जिसमें क्या होता है, अंडर द थिक एंड रिलेटिव टू द थिन एंड। जनरली जो वेज फिल्टर टेक्निक होती है ये सुटेबल कब होती है, जब अपना ट्यूमर क्या हो, अप्रोक्रिएटली हो 0 to 7 सेंटीमीटर डीप, ठीक है। अगर अपना 0 से 7 सेंटीमीटर डीप मतलब अपना सुपरफिशियल ट्यूमर, तभी पे काम आ सकता है। व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू इरेडिएट फ्रॉम वन साइड ऑफ द स्किन सरफेस, जब अपन क्या स्किन सरफेस की एक साइड से इरेडिएट कर रहे हो। एडवांटेज फीचर क्या है इसका, रैपिड फॉलोअप बियॉन्ड द रीजन ऑफ ओवरलैप। ओवरलैप रीजन से क्या होता है, डोज का फॉलोअप हो जाना। इसकी वजह से क्या होगा, क्रिटिकल ऑर्गन सच ए स्पाइनल कॉर्ड ये प्रोटेक्ट करता है। ऑल थ्रू दिया होगा वेज फिल्टर आर इनवैल्यूएबल इन रेडियोथेरेपी। वेज फिल्टर रेडियोथेरेपी में इनवैल्यूएबल है।
सम ऑफ द टेक्निक इज बिन रिप्लेस बाय द इलेक्ट्रॉन बीम टेक्निक, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन बीम टेक्निक से रिप्लेस कर दी गई। फिर आता है अपना ओपन एंड वेज फील्ड टेक्निक। ओपन और वेज फील्ड टेक्निक के बारे में बात करें तो इसमें अपन कंबाइन करते हैं विद पर्टिकुलर डोज डिस्ट्रीब्यूशन। इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ओपन फील्ड को अपन एंटीरियर लेते हैं और वेज फील्ड को अपन लेटरली लेते हैं। और इसका अपना आता है फिगर 188, ठीक है। तो इसमें अपन ओपन और वेज फील्ड कॉम्बिनेशन अच्छा ये अपना दे रखा है ओपन बीम और अपन 45 डिग्री का वेज लगा देते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, यही चीज़ दे रखा है, ठीक है। अगर अपन ने 2 वेज लगा दिया, ट्रीटमेंट प्लान फॉर आइसोसेंट्रिक प्लान विद एंटीरियर ओपन फिनिंग, एक अपन एंटीरियर लगा दिया, एक अपने लेटरल लगा दिया, और दूसरे में अपन एंटीरियर और 2 लेटरल बीम लगा दिए, ठीक है। और मैंने वेज फील्ड लेटरली प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, द डोज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एंटीरियर फील्ड डिक्रीज विद डेप्थ एंड लेटरल बीम प्रोवाइड द बूस्ट टू अफेक्ट द डिक्रीज। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अपन ने एंटीरियर वाले में तो क्या कर दिया, डोज डिक्रीज हो गया, साइड वाले में लगा दिया, जिसकी वजह से डोज क्या हो गई, यहाँ से बूस्ट अप हो गई, ठीक है। लगाने से डोज क्या हो गई, यहाँ पे बूस्ट अप हो गई। यहाँ पे देखो ये 80-75 आ गया ना, ये अपनी यहाँ पर डोज इफेक्ट हो गई। यहाँ पे अपने स्पाइनल कॉर्ड था, यहाँ पे कम रह गई, और यहाँ पर अपना टारगेट वॉल्यूम में क्या हो गई, डोज बिल्डअप हो गई। फिर क्या आ रहा है इसके अंदर, इसमें अपना ज़्यादा नहीं दे रखा। द वेट एंड वेज एंगल आर यूजली चूजन एडजस्टेड फॉर इंडिविजुअल केस टू मेक द ओपन बीम डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्यूमर वॉल्यूम विद इन द सर्टेन। ये क्या बोल रहा है, जो वेट और वेज एंगल है इसको अपन क्यों चूज़ करते हैं, इट इज चूजन एडजस्टेड फॉर एन इंडिविजुअल टू मेक द ओपन बीम डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन कांस्टेंट। इसमें जो अपना वेज और वेज एंगल को अपन तभी चूज़ करते हैं, वेट एंड वेज एंगल को, तो अपना जो इस तरह से एडजस्ट करते हैं ताकि अपना जो ओपन बीम डिस्ट्रीब्यूशन है ये अपना कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द ट्यूमर वॉल्यूम विद इन द सर्टेन लिमिट्स। फिर अपना एक आखिरी टॉपिक और आता है अपना इस यूनिट का, तो वो आता है अपना ट्यूमर डोज स्पेसिफिकेशन। ट्यूमर डोज स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो क्या बोला है, द स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्यूमर डोज इज मीनिंगफुली ओनली इफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द इरेडिएशन टेक्निक। क्या बोल रहे हैं, जो अपने स्पेसिफिकेशन है ट्यूमर डोज का, इसका मीनिंगफुली तभी है जब अपन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रिगार्डिंग द इरेडिएशन टेक्निक। The description of technique should include the radiation quality, SSD और SSD field size, beam modification device, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अपना जो ट्यूमर हाँ ओके, सो अपना एक और टॉपिक बचा था जिसमें था अपना ट्यूमर डोज स्पेसिफिकेशन। तो ट्यूमर डोज स्पेसिफिकेशन में क्या आता है कि अपना जो स्पेसिफिकेशन होता है ट्यूमर का वो क्लोज होता है टू द मीनिंगफुल ओनली सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द इरेडिएशन टेक्निक। तो अपन क्या बोल रहा है, अगर अपन को सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी तभी अपन क्या करेंगे, ट्यूमर का स्पेसिफिकेशन या ट्यूमर को स्पेसिफिक डोज दे सकेंगे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्निक शुड इंक्लूड रेडिएशन क्वालिटी, ठीक है। इसके अंदर क्या होनी चाहिए, टेक्निक में रेडिएशन क्वालिटी होनी चाहिए, SSD और SAD होना चाहिए, फील्ड का साइज़ पता होना चाहिए, बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस अपन वेज शील्डिंग ब्लॉक्स वगैरह कौन से यूज़ कर रहे हैं, बीम वेटनिंग है ना, और करेक्शन और टिश्यू हेट्रोजेनिटी, अगर मान लो टिश्यू इरेगुलरिटीज है तो वो भी करेक्शन होनी चाहिए, फ्रैक्शनलाइजेशन एंड पेशेंट पोजिशनिंग। एक तो डोज का फ्रैक्शनाइजेशन है ना, कितने परसेंटेज में कितनी डोज मिलनी चाहिए, और पेशेंट की पोजिशनिंग भी होनी चाहिए इंक्लूड। ICRU रिपोर्ट जो 50 है और 62 है, उन्होंने क्या रिकमेंड करा, इन अ मेथड ऑफ टारगेट वॉल्यूम स्पेसिफिकेशन इन द GTV, CTV, ITV एंड PTV फॉर फोटोन मीट। तो उन्होंने 4 पैरामीटर्स बनाए, GTV ग्रॉस ट्यूमर वॉल्यूम, CTV ट्यूमर वॉल्यूम, ITV एंड PTV। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव डोज रिपोर्टिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज एंड रिपोर्टिंग अमॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो इसने क्या बोला कि जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज है उसको अचीव करना, टू हैव द कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट थेरेपी पॉलिसी इन इट्स द लाइट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसमें क्या, अगर अपन को जो एक्सपीरियंस है उसको भी इम्प्रूव करना है, और क्या हो रहा है, जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनको अपन को कंसिस्टेंट रखना है, टू बी एबल टू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट थेरेपी विद डेट ऑफ अदर सेंटर्स, ठीक है। तो अपन का जो ट्रीटमेंट थेरेपी का जो रिजल्ट है उसको अदर सेंटर्स के साथ कंपेयर कर रहा है, विदाउट हैविंग एक्सेस टू द कंप्लीट डेटा, ठीक है, बिना कंप्लीट डेटा के एक्सेस के बिना।
अदर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट शुड बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द डिपार्टमेंट एक्सपीरियंस। अगर मान लो डिपार्टमेंट के एक्सपीरियंस की वजह से अदर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। टू प्रोवाइड द मीनिंगफुल डेटा फॉर एक्सेसिंग द रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट। जो मीनिंगफुल डेटा है जो कि ट्रीटमेंट के रिजल्ट में आया उसको एक्सेस करना। टू एनेबल द ट्रीटमेंट टू बी रिपीटेड विदाउट हैविंग रिकर्स। ठीक है, तो अपना क्या होता है, ट्रीटमेंट को रिपीट करना। एल्स व्हेन विदाउट हैविंग द रिकर्स द ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ICRU रिपोर्ट 29, ICRU रिपोर्ट 29 बनी थी 1978 में। 1978 में क्या बोल रहा है ICRU रिपोर्ट 29, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने जो दो स्पेसिफिकेशन करा था फॉर रिपोर्टिंग एक्सटर्नल बीम्स थेरेपी इन फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने डोज स्पेसिफाइड करी थी कि एक्सटर्नल बीम थेरेपी फोटॉन इलेक्ट्रॉन्स में कितना होनी चाहिए। इनके ड्रॉबैक्स क्या थे, इन्होंने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम का इशू एड्रेस नहीं करा था, कोई अटैम्प्ट्स बनाए नहीं गए थे जो एक्सप्लेटली सेपरेट द मार्जिन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर मान लो टिश्यू में अलग अलग सर्टेनिटीज या मान लो ट्यूमर में अलग अलग सर्टेनिटी तो उसके लिए सेपरेट मार्जिन नहीं बनाई थी। तो फिर ICRU रिपोर्ट 58, ICRU रिपोर्ट 29 है 1978 में और ICRU रिपोर्ट 50 है 1993 में। ICRU रिपोर्ट 50 क्या कहती है, इसमें सुपरस्टेड एंड अपडेट द रिपोर्ट 29। इन्होंने क्या करा, उसको अपडेट का रिपोर्ट 29। इन्होंने क्या करा, प्रिस्क्राइब करा, रिकॉर्ड करा और रिपोर्टिंग करा फोटोन बीम थेरेपी को। ठीक है, ICRU रिपोर्ट 62, ICRU रिपोर्ट 62 आई 1999 में। ये सप्लीमेंट है ICRU रिपोर्ट 50 का। ICRU 50 रिपोर्ट 50 अभी तक भी वैलिड है। नया क्या है, जिसमें डिटेल रिकमेंडेशन बताया गया about different margin that must be considered for account for anatomical and geometrical variation और uncertainty। अगर मान लो anatomical variations है, मान लो बोन मसल्स या क्रिटिकल ऑर्गन्स के बीच में कुछ अनसर्टेनिटी है, मान लो ज्योमेट्रिकल बीम की शेपनिंग भी की शार्पनेस में कुछ सर्टेनिटीज़ है, तो उनको उसकी डिटेल मार्जिन करी। कन्फर्मेटी इंडेक्स इज इंट्रोड्यूस। ठीक है, जो कन्फर्मेटी इंडेक्स है उसको इंट्रोड्यूस करा गया। OAR इज क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स टू द रेडिएशन। तो ऑफ एक्सिस रेशियो को भी अपन ने क्लासीफाई करा। कंसेप्ट ऑफ PPP प्लान ऑर्गन एट रिस्क। अगर मान लो कोई सा भी ऑर्गन होता है जो क्रिटिकल ऑर्गन है, जो या फिर मान लो जो हाई रिस्क वाले ऑर्गन्स है, उनको भी इंट्रोड्यूस करा गया। गिव रिकमेंडेशन ऑन ग्राफिक्स। ठीक है, ग्राफिक्स पे रिकमेंडेशन करा। PT सब डिवाइडेड इंटू IM एंड SM। ठीक है, जिसने जो PT है उसको IM और SM में सब डिवाइड करा। रिपोर्ट डोज टू द OAR और PRP। तो अपनी जो रिपोर्ट की डोज उसको OAR और PRP में दोनों में दिया। फिर आता है अपना ICRU रेफरेंस पॉइंट। ICRU रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है PTV में विच इज इन विच द डोज इज प्रिस्क्राइब और कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये क्या होता है, डोज के अंदर वो पार्ट होता है PTV के अंदर जिसमें डोज क्या होती है अपन को प्रिस्क्राइब करी जाती है या अपन कैलकुलेट करते हैं। ICRU रेफरेंस शुड सेटिफाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जो ICRU है, जो रेफरेंस पॉइंट है, उसका फॉलोइंग क्राइटेरिया होना चाहिए। तो वो पॉइंट सेलेक्ट करना चाहिए जो कि क्या हो, so that the distance at this point is clinically relevant and representative of the dose throughout the point। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, वो क्लिनिकली रिलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है, और वो क्या, और मतलब उसके चारों तरफ ही मतलब वो मतलब मैक्सिमम डोज को अचीव करे। तो पॉइंट शुड बी इजी टू डिफाइन इन अ क्लियर एंड अनएम्बिगियस वे। जो पॉइंट होता है वो अपन को अच्छे से डिफाइन करना चाहिए, क्लियर और अनएम्बिगियस वे में। द पॉइंट शुड बी सिलेक्टेड वेयर डोज कैन बी एक्यूरेटली कैलकुलेट। तो अपन को वो पॉइंट सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे अपन डोज को सही से कैलकुलेट कर सकते हैं। द पॉइंट शुड नॉट लाई इन द पेन नंबर रीजन और वेयर देयर इज अ स्टेप डोज ग्रेडियंट। तो ये पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि पेन नंबर रीजन में लाइन ना करें और एक कहा करे जहाँ पे स्टेप डोज ग्रेडियंट हो। दिस रिकमेंडेशन विल बी फुलफिल्ड इफ द ICRU रेफरेंस पॉइंट इज कैलकुलेटेड ऑलवेज एज अ सेंटर ऑफ PTV। हमेशा PTV के सेंटर में होना चाहिए। अगर मान लो साइड मार्जिन में तो ये रिजेक्टेड है। एट द इंटरसेक्शन ऑफ द ट्रीटमेंट बीम एक्सिस इज पॉसिबल। अगर मान लो ट्रीटमेंट बीम एक्सिस है तो वहीं पे इंटरसेक्शन करते हुए होना चाहिए, मतलब यहीं पे अगर सीधी ट्रीटमेंट बीम पड़नी चाहिए। ICRU इन 1925 बाय ICR इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रेडियोलॉजी। ठीक है, इसके साथ में मिलके बताया। तो ICRU रिपोर्ट 29 1978 से 1993 तक चला। इन्होंने ट्रीटेड वॉल्यूम, इरेडिएटेड वॉल्यूम और OAR ऑफ एक्सिस रेशियो, ये तीन चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है, तो अपना टारगेट वॉल्यूम रहा, ये अपना ट्रीटेड वॉल्यूम रहा और ये अपना इरेडिएटेड वॉल्यूम रहा। ICRU रिपोर्ट 50 1993 से 1999 तक चली। इन्होंने क्या बताया, GTV, CTV और PTV। तो अपना जो GTV है ये अपना ग्रॉस ट्यूमर वॉल्यूम, फिर उसके बाद CTV, फिर उसके बाद PTV और फिर उसके बाद
ट्रीटेड वॉल्यूम और फिर उसके बाद इरेडिएटेड वॉल्यूम। ठीक है, तो उन्होंने क्या CTV और PTV का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करा। GTV, CTV, PTV, मतलब उन्होंने जो टारगेट वॉल्यूम है उसको 3 पार्ट में बांट दिया, GTV, CTV, PTV। फिर ICRU रिपोर्ट 60 है, ये 1999 से अभी तक भी प्रेजेंट में चल रही है। इन्होंने GTV, CTV के साथ ITV भी इंक्लूड करा। ठीक है, PTV, TV और IV, ये तो बनाया, इसमें बस एक ITV और नया लगा दिया। टारगेट वॉल्यूम कंटेनिंग दोज टिश्यू दैट आर गोइंग टू बी इरेडिएटेड टू ए स्पेसिफाइड एब्जॉर्ब डोज। तो ये क्या बोल रहा है, इसके अंदर वो मतलब टिश्यूज आते हैं जिनको अपन एक स्पेसिफाइड एब्जॉर्ब डोज में इरेडिएटेड कर देते हैं। GTV अपना ग्रॉस ट्यूमर वॉल्यूम है। GTV क्या होता है, ये एक ग्रॉस डेमोस्ट्रेबल एक्सटेंट है, ये लोकेशन बता देता है ट्यूमर का। डिटेल डिलीनिएशन ऑफ GTV डिटरमाइनिंग द शेप एंड लोकेशन ऑफ GTV। ठीक है, ये क्या बोलता है, शेप, साइज और लोकेशन तीनों बता देता है। पहले क्या होता है, क्लिनिकली विजिबल होता है, अपन इंस्पेक्शन कर सकते हैं। पैल्पिटेशन होता है, मतलब दबा सकते हैं ना, तो अब दबाने पे कुशन टाइप मतलब पैल्पिटेबल होता है। एंडोस्कोपी से पैल्पेबल होता है और अपन डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं थ्रू इमेजिंग, एक्सरे, MRI। तो ये क्या होता है, मेन जो मेन ट्यूमर का जो हिस्सा होता है ना, वो अपना GTV में आ जाता है। इसमें क्या होता है, एक तो प्राइमरी ट्यूमर होता है और दूसरा मेटास्टेटिक लिम्फेडेनोपैथी, अदर है मेटास्टेटिक। जो भी मेटास्टेटिक कंडीशन होती है वो इसके अंदर अच्छे से दिख जाती है। इसके अंदर ट्यूमर सेल की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होती है। GTV कैन नॉट बी डिफाइंड इफ़ द ट्यूमर हैज़ बोन रिमूव सर्जिकली। ठीक, अगर मान लो अगर अपन को GTV डिफाइन नहीं कर सकता अगर इसको सर्जिकली रिमूव करा गया। देयरफॉर बिफोर द रेडियोथेरेपी ऑल्सो द आउटलाइन ऑफ ट्यूमर में बी सब्स्टिट्यूटेड बाय एग्जामिन प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव इमेज। ठीक है, अब प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव जो इमेज होती है, मतलब सर्जरी से पहले की जो इमेजेस होती है, उससे अपन GTV डिज़ाइन कर सकते हैं। CTV क्लिनिकली टारगेट वॉल्यूम, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रू एक्सटेंट एंड लोकेशन ऑफ ट्यूमर। ये क्या बताता है कि भाई ट्यूमर का मतलब मेन एरिया कौन सा है ना अटैक, और इसमें लोकेशन ऑफ ट्यूमर। डिलीनिएशन ऑफ CTV, नो ट्यूमर सेल आउटसाइड द वॉल्यूम। इसकी क्या होती है कि भाई ये जो ट्यूमर स्प्रेड है, ये वो वाला एरिया भी इंक्लूड कर लेते हैं। क्या बोलता है, इसके बाहर कोई ट्यूमर का सेल नहीं होगा। इसमें क्या होता है, GTV प्लस एनी अनदर टिश्यू। ठीक है, एनी अदर टिश्यू GTV के साथ में विथ प्री अज्यूम ट्यूमर, जिसमें ऐसा चांसेस है कि भाई यहाँ पे ट्यूमर की सेल्स मौजूद है। CTV मस्ट बी रिसीव एडिकेट डोज टू द अचीव द थेरेपेटिक एम। ठीक है, तो इसको अपन एडिकेट डोज मिलनी चाहिए ताकि इसको थेरेपेटिक मतलब जो अपना थेरेपेटिक एम है वो अपना कंप्लीट हो जाए और अपना कंप्लीट कर मिल जाए। फिर होता है ITV अपना क्या होता है, इंटरनल टारगेट वॉल्यूम। तो ITV के अंदर अपना आता है CTV प्लस इंटरनल मार्जिन। ठीक है, इंटरनल मार्जिन क्या होता है, ये अपना फॉर कंपेंसेट फॉर इनर फिजियोलॉजिकल मूवमेंट एंड वेरिएशन। अगर मान लो टिश्यू और ऑर्गन्स के बीच में कोई फिजियोलॉजिकल मूवमेंट हो रही है या वेरिएशंस हो रहा है, तो उसकी शेप, साइज, पोजीशन टिश्यूज या ऑर्गन की है ना, तो अपन एडजेसेंट CTV के साथ इनको भी इंक्लूड करते हैं। तो ये क्या होता है, पेशेंट के कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ रिलेटेड होती है। फिर आता है PTV का मतलब होता है प्लान टारगेट वॉल्यूम। तो प्लान टारगेट वॉल्यूम किस तरीके से होना चाहिए, जिसमें CTV के साथ अपन इंटरनल मार्जिन को भी इंक्लूड कर दे फॉर द पेशेंट मूवमेंट एंड SM सेटअप मार्जिन फॉर सेटअप अनसर्टिनिटी इज कॉल्ड PTV। तो अपन CTV के साथ इंटरनल मार्जिन भी कर लेते हैं और सेटअप मार्जिन भी, मतलब जिसमें अनसर्टिनिटीज हो सकती है। तो CTV प्लस इंटरनल मार्जिन प्लस सेटअप मार्जिन, ये अपना क्या बनाते हैं, PTV बना देता है। ठीक है, या फिर CTV और इंटरनल मार्जिन को अपन ITV बोलते हैं, तो ITV प्लस सेटअप मार्जिन भी अपना CTV बना लेता है, वो PTV बना देता है। PTV इज लिंक टू द रेफरेंस फ्रेम ऑफ द ट्रीटमेंट मशीन। तो ये क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम होता है ट्रीटमेंट मशीन का। इट इज़ यूज फॉर डोज प्लानिंग एंड फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ द डोज। ये क्या होता है, ये अपना डोज प्लानिंग में काम में आता है और अपना डोज को स्पेसिफाइड करने के काम में आता है। द मार्जिन अराउंड द CTV एट एनी डायरेक्शन मस्ट बी लार्ज इनफ टू कंपेंसेट फॉर द IM एंड SM। तो क्या हो रही है, ये जो CTV के जो मार्जिन है वो क्या होनी चाहिए, मतलब इस टाइप की होती है कि ये इतनी लार्ज होती है ताकि इंटरनल मार्जिन और सेटअप मार्जिन को कंपेंसेट कर सके। इंटरनल मार्जिन क्या होती है, ये CTV में एडेड होती है टू रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर ये इंटरनल मार्जिन कैसे होती है, तो रेस्पिरेशन करने के लिए, डिफ़िकल्ट फीलिंग ऑफ ब्लैडर रेक्टम। ठीक है, ब्लैडर रेक्टम में अलग अलग फीलिंग के हिसाब से, स्वेलोइंग, हार्ट बीट, मूवमेंट ऑफ बॉल एंड पेशेंट मोशन। ये क्या होता है, ये CTV में एडेड करे जाते हैं, ये इंटरनल मार्जिन, ताकि अगर मान लो रेस्पिरेशन की वजह से पेशेंट के ऑर्गन्स में कुछ चेंज होगा तो उसके लिए अपन मार्जिन बना ले। ब्लैडर रेक्टम में अलग अलग फीलिंग हो सकती है, कई बार होता है ब्लैडर फुल फील्ड हो, कई बार हाफ फील्ड हो, कई बार सेमी फील्ड हो, वैसा वाला। स्वेलिंग गटकने की वजह से कुछ चेंज हो सकता है, हार्ट बीट हार्ट की वजह से चेंज होता है, इसलिए अपन मार्जिन बना लेते हैं उसकी चारों तरफ। बाउल मूवमेंट पेशेंट मोशन की वजह से। सेटअप मार्जिन, द मार्जिन दैट मस्ट बी स्पेसिफिकली फॉर अनसर्टिनिटीज इन एडिटिव अज्यूम वेरिएशन पेशेंट पोजीशनिंग। अगर मान लो पेशेंट पोजीशनिंग में वेरिएशन है तो उसके लिए अपन सेटअप मार्जिन लगा सकते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स,
मैकेनिकल अनसर्टेनिटी, अगर मान लो इक्विपमेंट्स में मैकेनिकल अनसर्टेनिटी है, ठीक है, काउच कॉलिमिनेटर वगैरह में, तो उसकी वजह से भी अपन बना लेते हैं सेटअप मार्जिन। डोसीमेट्रिक अनसर्टेनिटीज और ट्रांसफ़र सेटअप एरर्स, जो सिटी की वजह से अगर सेटअप एरर आ रहा है सिमुलेटर टू द ट्रीटमेंट यूनिट, ये सब चीज़ें आ जाती है। तो पहले GTV, CTV, ITV, PTV है ना, और ये मार्जिन इसके आगे सेटअप मार्जिन लग जाता है। ट्रीटेड वॉल्यूम क्या होता है? एडिशनल मार्जिन अराउंड द PTV। तो PTV के बाहर जो एडिशनल मार्जिन होता है वो ट्रीटेड वॉल्यूम में आ जाता है। टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ द ट्रीटमेंट टेक्निक, तो ये क्या होता है, जो ट्रीटमेंट टेक्निक की जो लिमिटेशंस है उससे बाहर निकलने में काम आता है। वॉल्यूम ऑफ टिश्यू एंक्लोज बाय द 95% आइसोडोज कर्व इज कॉल्ड ट्रीटेड वॉल्यूम। तो क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम ऑफ टिश्यू है जो कि 95% आइसोडोज कर्व को एंक्लोज करके रखा है उसे बोलते हैं ट्रीटमेंट वॉल्यूम। ट्रीटेड वॉल्यूम क्या होता है? प्लान ट्रीटेड वॉल्यूम से ज़्यादा होता है डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट टेक्निक। और इसमें एक आता है इरिटेटेड वॉल्यूम अगर टिश्यू इंक्लूज बाय द 50% आइसोडोज कर्व। तो इरिटेटेड वॉल्यूम क्या होता है? जिसमें वॉल्यूम ऑफ टिश्यू मतलब जो आइसोडोज कर्व के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ टिश्यू जो कि 50% आइसोडोज कर्व को रख ले, या फिर वॉल्यूम ऑफ टिश्यू रिसीविंग अ डोज टू 50% ऑफ द स्पेसिफाइड टारगेट डोज इज कॉल्ड इरिटेटेड वॉल्यूम। मतलब क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम ऑफ टिश्यू जिसने क्या सिग्निफिकेंट डोज मतलब 250% स्पेसिफाइड टारगेट डोज की जो 25% अगर मिल जाती है तो वो क्या होता है? इरिटेटेड वॉल्यूम कहलाता है। डिपेंडिंग ऑन द ट्रीटमेंट टेक्निक कन्फर्मेटरी इंडेक्स अपना ट्रीटेड वॉल्यूम अपॉन प्लान ट्रीटेड वॉल्यूम के मतलब रेशियो के बराबर होता है। इट कन्विंस हाउ एफिशिएंटली द ट्रीटमेंट टेक्निक कवर द PTV विथ मैक्सिमम डोज टू द नॉर्मल टिश्यू। तो ये क्या बताता है कि जो ट्रीटमेंट टेक्निक है उसने PTV को कितना अच्छा कवर रखा है विथ मिनिमम डोज टू द नॉर्मल टिश्यू, बिना और जो नॉर्मल टिश्यूज है उसको कम से कम डोज मिल रही है। इट कैन बी एम्प्लॉयड व्हेन PTV इज़ फुली एंक्लोज बाय द TV। ठीक है, ये कब एम्प्लॉयड होता है? जब PTV ट्रीटेड वॉल्यूम से फुली एंक्लोज होता है। हॉटस्पॉट क्या एरिया होता है जिसमें हायर डोज मिलती है देन द प्रिस्क्राइब डोज। ठीक है, 100% स्पेसिफाइड टारगेट डोज आउटसाइड द टारगेट वॉल्यूम, ये टारगेट वॉल्यूम के बाहर होता है। द हॉट स्पॉट कंसिडर क्लिनिकली मीनिंगफुल होता है इफ इट कवर द एरिया दैट इज एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर टारगेट वॉल्यूम से अगर ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हॉट स्पॉट बन रहा है तो वो क्लिनिकली मीनिंगफुल है। कोल्ड स्पॉट एक ऐसा एरिया होता है जिसमें रिसीव होते लेसर डोज एंड द प्रिस्क्राइब डोज इनसाइड द टारगेट वॉल्यूम। हॉट स्पॉट अगर मान लो बाहर की अगर साइड में कोई अगर वो ये मान लो अपना PTV है उसके बाहर अगर अपना ये कोई बन रहा है तो ये इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? लगभग 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट मतलब कोल्ड स्पॉट एक एरिया होता है जिसमें लेसर डोज मिलती है देन प्रिस्क्राइब डोज इनसाइड द टारगेट वॉल्यूम के अंदर होता है। कोल्ड स्पॉट अगर क्लिनिकली मीनिंगफुल है अगर वो कवर एरिया कर रहा है एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इससे कम है तो अपन ध्यान नहीं देते। अगर क्लिनिकली मीनिंगफुल है अगर वो लेस एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर तो कर ही रहा है। डोज रिपोर्टिंग एक्सेप्टेबल डोज हेट्रोजेनिटी +7% -5% ऑफ द प्रिस्क्राइब डोज रिपीटिंग होता है। GTV CTV इसको अपन रिपोर्ट डिस्क्राइब करते हैं प्रायर टू द ट्रीटमेंट प्लानिंग, PTV OR को ड्यूरिंग ट्रीटमेंट प्लानिंग, और TV और ITV को डिपेंड्स ऑन ट्रीटमेंट प्लानिंग टेक्निक, उसी अपन बनाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला अपना यूनिट कंप्लीट हो गया है ना। तो इसी के साथ एक बार तब हमें इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर आगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ लेंगे।